स्टूडेंट। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघवाद। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखा था कि वहाँ पे 2 प्रकार के बँटवारे किए गए थे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो जो ऊर्ध्वाधर बँटवारा है वो हमें कई रूपों में देखने को मिल जाता है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट में हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संघवाद क्या है? शासन प्रणाली अर्थात सरकार। शासन प्रणाली हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। पहला है संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। हमने यहाँ पर पिछले पाठ में दो उदाहरण देखे थे, बेल्जियम और श्रीलंका। हमने ये भी देखा था कि बेल्जियम ने कौन से रास्ते अपनाए तथा श्रीलंका ने कौन सा रास्ते अपनाए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बेल्जियम ने संघीय शासन प्रणाली अपनाई, मतलब बेल्जियम ने अपने यहाँ पर शांति अपनाने के लिए सारी ताकतों को बंटवारा कर दिया था, जबकि श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार है। मतलब जो भी जितने भी अधिकार है वो केवल एक ही सरकार के पास है, वो है केंद्रीय सरकार। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता है वो केंद्रीय प्राधिकार और आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाते हैं। किसी एक के हाथ में ये सारी के सारी पावर्स नहीं रह पाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। दैनंदिन मीन्स दिन प्रतिदिन वाले काम। उन कामकाज को राज्य स्तर या प्रांतों के स्तर की सरकारें देखती हैं। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को इस तरीके से नहीं दे सकती कि नहीं आप ये कीजिए, क्योंकि इनके जो अधिकार हैं ये आपस में क्या होते हैं, बटे रहते हैं। तो इससे किसी का भी किसी के ऊपर अधिकार इतना नहीं देखने को मिलता है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो आइए अब हम संक्षेप में और इसे चार्ट के रूप में समझते हैं कि किस प्रकार से काम करती है। तो हमने यहाँ पर अभी तक देखा सरकार दो रूपों की होती है, संघात्मक व एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक में क्या कौन कौन सी बातें कही है? संघात्मक में दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार होती है, जबकि एकात्मक में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती, जबकि एकात्मक में केंद्रीय सरकार राज्य एवं प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह इसके लिए केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती, दोनों ही जनता को जवाबदेह होती है। एकात्मक में राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार को जवाबदेह होती हैं। संघात्मक सरकार के उदाहरण हैं भारत, कनाडा, जर्मनी, जबकि एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं फ्रांस, चीन, जापान। अभी हमने देखा कि संघात्मक सरकार का भारत एक उदाहरण है। तो अगला टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था, कि किस प्रकार भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है।
भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बांटा गया है। ये तीन सूचियां इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है। संघ सूची: इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में: इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। समवर्ती सूची: इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो संघ सूची में विषय आते हैं उसमें जो अधिकार आते हैं कानून बनाने के, वो केवल केंद्र सरकार को मिलते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। मतलब कि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं उनमें जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकार को है, और संघ सूची के में जो विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ये इन तीनों में ये पहला तरीका अपनाया जाता है। दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। उदाहरण के लिए भारतीय, बेल्जियम, स्पेन, इनमें ये दूसरा तरीका देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघवाद के प्रकार दो हैं। पहला है साथ आकर संघ बनाना, दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाने में दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसके उदाहरण हैं। साथ लेकर संघ बनाना: बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है इसमें। भारत और जापान इसके उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि ये कार्य किस तरह हो पाया है। भाषाई राज्य: भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा ही सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। भाषा नीति: भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया।
संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। 1990 के दशक में अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रकार असंघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। अगला टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं, और भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। इनमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण, केंद्र मीन सेंटर। जब आप एक चीज को किसी एक के हाथों में देते हैं तो वो केंद्रीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विकेंद्रीकरण मतलब किसी की भी एक के हाथ में ना होकर वहां पर चीजों को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, अधिकारों को बांटा जा रहा है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी कैसे बनाया गया, आइए देखते हैं। चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता बनाया गया। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। इस प्रकार इन्होंने पंचायती को और ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये 3 हमें प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा प्रकार है ग्राम पंचायत, उसके बाद है पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत से बड़ी होती है, उसके बाद आता है जिला परिषद। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों को सामान्यतः पंच कहते हैं तथा अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान द्वारा करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। इसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा विधानसभा के सांसद, विधायक, जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी ये सभी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जैसे गांव में
पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, व बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। स्थानीय सरकारों की ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा